Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm going to talk about major sources of ancient Indian history. ये BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का पहला टॉपिक है. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो सोर्सेस को कवर कर रही है, बट यहाँ स्पेसिफिकली हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पहले टॉपिक की बात करेंगे और इसके बाद से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो सारी हिस्ट्री BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करेगी. तो बहुत कुछ है जानने को, चलिए शुरू करते हैं. इसमें सबसे पहला है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री. तो जो इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है हिस्ट्री का, कि अगर हम पुरानी चीजें को उठा के देखें तो उसमें जो इंडियंस हैं उनका हिस्ट्री के ऊपर क्या व्यूज है, उन्होंने हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है, वो हिस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं. तो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं जिनके डिफरेंट व्यूज हैं इस चीज के ऊपर, जिसमें से सबसे पहले हैं डॉक्टर A.B. कीथ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोट करती हूँ कि A.B. कीथ कहते हैं कि डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ इट्स लिटरेचर, history is so miserably represented, and that in the whole of the great period of Sanskrit literature, there is not one writer who can be seriously regarded as critical historian. No distinction was made between actual facts and hearsay. The order of happening was completely ignored, and no attention was paid to chronology. तो यहाँ पे A.B. कीथ ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, मतलब लिटरेचर अच्छा था, काफी मटेरियल था, बट किसी ने भी ढंग से हिस्ट्री राइटिंग नहीं कही है. किसी को ये नहीं पता है कि ढंग से हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है. कोई क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमें नहीं देखने को मिलता है, और जो फैक्ट्स हैं और जो हेयरसे हैं, जो लोग कहते हैं और जो एक्चुअल में फैक्ट्स है, एविडेंसेस हैं, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं देखने को मिलता है. तो ये इससे हमें ये पता लगता है कि जो हिस्ट्री है, उसके हिस्ट्री राइटिंग है, उसको टोटली इग्नोर किया गया है. हमारे जो पुराने जो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है उन्होंने. इसके बाद है अल्बेरुनी. ये कहते हैं कि आई अगेन कोट, द हिंदूज डू नॉट पे मच अटेंशन टू द हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ थिंग्स. They are very careless in relating the chronological succession of things, and when they are pressed for information and are at a loss, not knowing what to say, they invariably take to टेल टेलिंग. तो यहाँ पे अल्बेरुनी कह रहे हैं कि जो हिंदूज हैं उनको हिस्ट्री ढंग से लिखनी नहीं आती है, उन्होंने कोई हिस्टोरिकल ऑर्डर या अगेन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं दिया है काफ़ी सारी चीज़ों को, और जब भी उनसे कोई इन्फॉर्मेशन की हम उम्मीद करते हैं तो वो सिर्फ स्टोरी सुना देते हैं, टेल टेलिंग करते हैं. उसके बाद है डॉक्टर R.C. मजुमदार. ये कहते हैं, अगेन आई कोट, आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर विच डिफाई रैशनल explanation is the aversion of Indians to writing history. They applied themselves to all conceivable branches of literature and excelled in many of them, but they never seriously took to the writing of history. तो यहाँ पे मजुमदार जी ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसमें वही इंडियंस ने कभी भी हिस्ट्री को ढंग से नहीं लिखा गया है. ठीक है, बहुत सारे लिटरेचर के ब्रांचेस हैं, अगर हम और किसी फील्ड की बात करें तो उसमें तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है, पर हिस्ट्री राइटिंग को अगर हम देखें तो अच्छे से सीरियसली उस चीज़ को नहीं लिया गया है. तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अगर हम इंडियन हिस्ट्रीज जो हम पुरानी चीज़ों को उठा के देख लें या जो भी स्क्रिप्चर टेक्स्ट जो भी उठा के देख लें, तो ये ड्रॉबैक है जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो पुराने समय के हैं, ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग को ध्यान नहीं दिया, और ये एक ड्रॉबैक है. सो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स फेस टू स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस वीडियो में हम सिर्फ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री उसी की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं. ठीक है, मिडीवल मॉडर्न अलग है, यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ प्राचीन भारत के ऊपर है. तो जब भी कोई जो आज का प्रेजेंट हिस्टोरियन है, जो रिसर्चर है, वो जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को ढूंढने की कोशिश करता है, वो वापस से उसके बारे में लिखने की कोशिश करता है, जब सोर्सेज को कलेक्ट करना चाहता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो हम जानते हैं. तो इसमें से सबसे पहला आता है लैक ऑफ हिस्टोरिकल सेंस. कि जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी कि जो पुराने समय के जो इंडियंस थे उनको ढंग से उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग नहीं करी है. उनके जो इंटरेस्ट थे वो अलग फील्ड्स में थे, जैसे कौन कौन सी होगी, थियोलॉजी हो गया या फिलोसफी हो गया, आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस. इस चीज में तो बहुत, इन सारी फील्ड्स में बहुत अच्छा काम हुआ है, पर हिस्ट्री राइटिंग को है जो है वो इग्नोर किया गया है. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिलता है हमें. देखो, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक चीज के बाद, एक इवेंट के बाद दूसरी होती है, वो एक सीक्वेंस चला जाता है.
अगर हम उस सीक्वेंस को तोड़ देते हैं तो चीजें काफी इधर की उधर हो जाती हैं। इसी वजह से हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही चीज हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद देयर इज नो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्यों? क्योंकि देखो किंगडम्स बहुत अलग अलग, छोटे छोटे किंगडम्स डिवाइडेड है, ठीक है, लोगों में कोई यूनिटी की फीलिंग नहीं है, तो वो भी एक रीजन है कि इतने अच्छे से काम नहीं किया गया है। इसके अलावा ड्यू टू लैक ऑफ हिस्टोरिकल सेंस, ठीक है, कि हिस्ट्री उनको नहीं लगता था ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आज के दिन पे लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक रीजन था। और यही सब रीजन है कि हमें उस समय के सोर्सेज इतनी आसानी से, मतलब इतनी अच्छी तरीके से नहीं मिलते हैं। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर। तो जो चीजें ऑलरेडी, जो एविडेंसेस थे, है ना, और जो भी लिटरेचर था वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं, ठीक है, इसके बाद फॉरेन इन्वेजन हो रही है, जब काफी सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, जिसकी, और इसके साथ अलावा जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो भी डैमेज हो गए हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से हमें क्या है, वो एविडेंस अभी देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कुछ इन्वेडर्स रहे हैं, जैसे हुनाज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, स्तूपास को, टेम्पल्स को, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा बड़ी सारी बुक्स को भी जला दिया, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिकल लिटरेचर जो है वो अभी हमें उतनी मात्रा में नहीं मिलती है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इसमें क्या है, क्योंकि अगेन जैसे हमारी जो छोटे छोटे किंगडम्स में हमारा जो देश था पहले डिवाइडेड था, तो उनमें कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, कोई एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंडर नहीं था पूरा का पूरा कंट्री, तो जो जिसकी वजह से क्या है कि किसी ने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ कुछ एक रिजाइम्स जैसे कि मौर्याज हो गए या गुप्ताज हो गए या हर्षवर्धन हो गए, ठीक है, उन्होंने काफी बड़ा एरिया जो है वो अपने अंडर, अपना एम्पायर बहुत बड़ा किया हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे तो हमें कुछ लिटरेचर या कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स उस समय का मिलता है, बट बाकी एरियाज का हमें इतने अच्छे से नहीं मिलता है, ठीक है। और जो अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये दो पार्ट्स में, ये बड़े सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू पीस देम टुगेदर, ठीक है, क्योंकि किसी एरिया ने कुछ और लिखा तो उन सब में क्या है, क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है वो हमें कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शैकल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो जैसा आप जानते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है पहले समय पे वो तो बहुत ही ज्यादा रिजिड था, ठीक है, और अनटचेबिलिटी भी प्रेवलेंट थी। जो हमारे वर्ना सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली 4 कास्ट में ये सोसाइटी डिवाइडेड थी, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। इसके अलावा खैर एक और कैटेगरी आते हैं जिसको मति शूद्र कहते हैं, ठीक है, जो कि जिनको हम अनटचेबल्स भी कहते थे, तो उनको तो खैर हक ही नहीं था, वो उनको तो अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था, उनकी शेडो को भी पोल्यूटिंग समझा जाता था, ठीक है, तो वो तो टाउन से ही बाहर रहते थे, एरिया से ही बाहर थे। तो वो एक रीजन है कि हिस्ट्री राइटिंग अच्छी नहीं हुई, क्योंकि किसी को पढ़ने लिखने का ये हक नहीं है। और अगर हम बात कर ले और कास्ट की, तो जो ब्राह्मण्स है, ठीक है, वो क्या थी, इंटेलिजेंसिया क्लास थी, और जो क्षत्रिय थे वो वॉरियर थे। तो वो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के बीच में एक काफी हमें क्या बोलते हैं, कंपटीशन देखने को मिलता है, सुप्रीमेसी ओवर द अदर। ब्राह्मण्स चाहता है वो सुप्रीमेसी रखे क्षत्रिय के ऊपर, क्षत्रिय चाहता है तो वो सुप्रीमेसी रखे। तो ये भी एक रीजन है कि हमें उस टाइम पे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थी वो इंटेलिजेंसिया क्लास थी, तो उन्होंने ढंग से इन सारी चीजों को कोट नहीं किया, तो एक नेगेटिव एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है इंटेलिजेंसिया का, जो कि काफी हार्मफुल प्रूव होता है किसके लिए, फॉर द प्रेजेंट हिस्टोरियंस। अगला है कॉन्ट्रोडिक्शन इन एंशिएंट लिटरेचर। तो यहाँ पे ऐसा है कि बड़े सारे, अगर हम डेट्स की या हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें रिलीजियस वर्क्स में, जैसे कि ब्राह्मणास हो गए, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया या जैनीज लिटरेचर हो गया, तो उन सब में हमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रोडिक्शंस या वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि जो पुरानाज हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, और बड़े सारे इवेंट्स में और रॉयल डायनास्टीज में अराउंड 100 ईयर्स का गैप है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और इस चीज को इट इज डिफिकल्ट टू सॉर्ट आउट व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, क्योंकि कुछ चीज ऑथेंटिक है, कुछ चीज ऑथेंटिक नहीं है, ईयर बहुत टाइम का गैप है बिटवीन। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि बिफोर द एंशिएंट इंडियन रिसर्चर। सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ सेवरल एराज।
तो बड़े एंशिएंट इंडियन रूलर्स हैं जिन्होंने डायनेस्टीज की जगह एरा जो वर्ड है वो यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि गुप्ता एरा हो गया या विक्रमी एरा या साका एरा। तो कनिंगम जो है वो कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में 27 एरास दे वर इन वोक, और इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन है कि ये स्टार्ट कब हुआ। और कुछ केसेस में तो जो रूलर है उसके कॉइन पे डेट मेंशन है, बट ये मेंशन नहीं है कि एरा कौन सा था। तो ये भी काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। इसके बाद अगला है मिक्सचर ऑफ रिलीजन, फिलोसफी, मिथ एंड हिस्ट्री इन एंशिएंट लिटरेचर। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है कि जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है वो रिलीजन के साथ, फिलोसफी के साथ, मिथ और हिस्ट्री के साथ मतलब बहुत ज्यादा मिक्स हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आती है कि हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उसको रिलीजन और फिलोसफी से अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये सारी चीजें क्या है एक साथ जुड़ गई हैं, तो ये नहीं पता लगता कि हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, मिथ क्या है, रिलीजन क्या है, फिलोसफी क्या है। तो ये भी एक मेजर इशू है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो है प्रॉब्लम ऑफ डिसाइफरिंग द ओल्ड स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो हिस्टोरियंस हैं उनके पास काफी सारा मटेरियल है, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हैं, सील्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि उस पे जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो उनको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं या उनको पढ़ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग बड़ा सारे वैल्यूएबल जो हिस्टोरिकल मटेरियल है उसको हम यूजफुल नहीं कर पाए हैं। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इंडस वैली पीपल है उनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। हो सकता है जब हम उसको डिसाइफर कर लें तो हमें बड़े सारे नए फैक्ट्स देखने को मिले, बट वो तभी हो पाएगा जब हम उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ पाएंगे। तो ये सारे कुछ मेजर इश्यूज थे जो एक हिस्टोरियन को जब वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लिखता है और उसके लिए जब वो सोर्सेस कलेक्ट करता है तो उसको कुछ ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद अगला आता है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की तो वो दो टाइप्स के हैं, पहला है लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस में क्या आता है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे कि वेद हो गए, जो कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हैं, पुराणास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, ठीक है। इसके बाद सेक्युलर लिटरेचर हो गया या और भी बड़ी सारी किताबें जो उस समय पे लिखी गई थी, वो एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से हो गए, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए उस टाइम के, या कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, स्तूपास हो गए, ठीक है, और सील्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये अशोक स्तंभ हमने दिखाया है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम काफी सारी चीजें एंशिएंट इंडियन पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो लिटरेरी सोर्सेज है ये फर्दर डिवाइडेड है मेनली 3 पार्ट्स में, जिसमें से सबसे पहला रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। खैर इसमें एक और आता है संगम लिटरेचर जो कि हमें साउथ इंडिया के बारे में बताता है। ठीक है। तो जो रिलीजियस लिटरेचर है इट कंसिस्ट ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन स्क्रिप्चर्स। ठीक है। तो ये जितने भी रिलीजियस मटेरियल है बेसिकली, चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो इसकी कैटेगरी में आता है। उसके बाद सेक्युलर लिटरेचर आता है, जैसे कि हो गया बायोग्राफिकल लिटरेचर, हो गया क्रॉनिकल्स, ड्रामास एंड फोक लिटरेचर। इसके बाद लास्ट आता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स कंसिस्ट ऑफ द ग्रीक, चाइनीज एंड द तिब्बतन एंड द मुस्लिम ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे पुराने समय में आपको पता है कि बड़े सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो इंडिया को विजिट करते थे, और यहाँ पे इसके मतलब इंडिया के बारे में जो जो चीजें उन्होंने लिखी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है उस समय की हिस्ट्री का। ठीक है। उसके बाद अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें तो ये हमें साउथ इंडिया के बारे में बताता है। तो जो लिटरेरी सोर्सेज है उसका सबसे पहला पार्ट है रिलीजियस लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं ब्राह्मणास। ठीक है। ये दो टाइप कैटेगरीज में डिवाइडेड है, श्रुति और स्मृति में। श्रुति में आते हैं 4 वेद हमारे, इसके अलावा ब्राह्मणास एंड उपनिषद्स, और स्मृति लिटरेचर में आते हैं एपिक्स, स्मृति एंड द पुराणास। तो सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। तो जो वेदा वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट विद, इसका मतलब है टू नो, एंड दस द वर्ड वेद मीन्स स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान का भंडार है। So the Vedas are 4 in number and the Rig Ved is the oldest and the most
इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो ऋग्वेद है उसको सबसे पुरानी किताब जाना जाता है और इसी वजह से ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋग का मतलब होता है हिम्स, सो इट इज कंपोज ऑन द बेसिस ऑफ मीटर्स एंड ग्रामर। जो ऋग्वेद है ये इट थ्रोज लाइट ऑन द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ द आर्यंस। तो ये हमें आर्यंस के बारे में बताता है, उस टाइम पे ट्राइब्स कौन कौन सी थी, आर्यंस ये जो कल्चर है कहाँ तक स्प्रेड हो रखा था। इसके अलावा उनके इंटरनल एक्सटर्नल क्लैशेस, उनकी बैटल्स, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि सभा और समिति हो गए। इसके अलावा ड्यूटीज क्या थी किंग की, और कौन कौन सी प्रोमिनेंट ट्राइब्स थी उस समय पे, जैसे कि पुरु है, कृवि है, अनु, यदु, भारत और मतस्य, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी। इन सारी चीजों के बारे में ऋग्वेद बताता है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है वो उनके सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, उसके कस्टम्स, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी बताता है। एंड ऋग्वेद इज कंपोज्ड ऑफ 10 चैप्टर्स एंड 1028 सुक्तास। और हमें इसमें ऋग्वेद में रेफरेंस मिलता है ऑफ द बैटल ऑफ टू किंग्स विद किंग सुदास। ठीक है, तो ये था सारा कुछ ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद हम रिमेनिंग जो 3 वेद हैं जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो 3 वेद है ये काफी बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, जो सम है उसका मतलब है सॉन्ग। इट मीन्स हिम्स विच आर मेंट टू बी संग एट द टाइम ऑफ सोम सैक्रिफाइस। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले टाइम पे सैक्रिफाइसेस होते थे, यज्ञ होते थे, तो उस समय पे ये जो हिम्स बोले जाते थे उसका बारे में सामवेद में मेंशन किया गया है। तो 75 हिम्स ऑफ सामवेद आर ओरिजिनल एंड द रिमेनिंग हिम्स बिलोंग टू द ऋग्वेद। तो उसमें से 75 है जो ओरिजिनल है, बाकी जो है ऋग्वेद में है। इसके अलावा हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, कि हमें वो सेक्रीफाइसेस किस तरीके से परफॉर्म करना है उसके बारे में यजुर्वेद बताता है। इसके बाद अथर्ववेद की अगर बात करें, अथर्ववेद कंपोज्ड बाय सेज अथर्व। तो जो सेज अथर्व थे उन्होंने इसको कंपोज किया था। इसमें 40 चैप्टर्स हैं एंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मैजिक एंड चार्म्स, इविल स्पिरिट्स, रिलीजियस, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। तो ये उस समय की आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में बताता है, रिलीजन, सोशल लाइफ, मैजिक, मेडिसिन, इन सारी चीजों के बारे में बताता है। और ये जो 3 वेद है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। तो जो ऋग्वेद है वो हमें आर्यंस के बारे में बताता है, और ये जो रिमेनिंग 3 वेद है जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमें लेटर वैदिक आर्यंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन वेदों में और भी चीजों का मेंशन है, जैसे कि आश्रम सिस्टम हो गया या कास्ट सिस्टम हो गया, आर्यव्रत है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन जो वेद हैं उनमें मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो जो वर्ड ब्राह्मण है इसका मतलब होता है यज्ञ, एंड द वर्क्स दैट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द यज्ञ केम टू बी कॉल्ड द ब्राह्मणास। तो जिन हमें जिस चीज में हमें मतलब इन यज्ञों के बारे में जिस चीज में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनको हम कहते हैं ब्राह्मणास, एंड दे आर कमेंट्रीज ऑन द वेरियस हिम्स इन द वेदास टू विच दे आर अपेंडेड। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें से सबसे पहला आता है आर्यंका। तो ये जो वर्ड अर्यंका है इसका मतलब है फॉरेस्ट और जंगल। तो वो किताब मतलब वो इंफॉर्मेशन जो फॉरेस्ट या जंगल में बैठ के कंपाइल की गई थी उसको हम अर्यंक कहते हैं। अब ये कंपाइल किसने करी थी? तो जो हर्मिट्स और सीजेस थे जब वो मेडिटेशन करते थे जंगल में बैठ के, तो वो जो चीजें कंपोज करते थे उसको अर्यंकास कहा जाता है। और ये 7 दे आर 7 इन नंबर्स एंड दे आर द बेसिस ऑफ द उपनिषद। तो अगर आपको उपनिषद को जानना है तो आपको उससे पहले अर्यंकास को समझना होगा। ठीक है, उसके बाद है उपनिषद। तो जो वर्ड उप है उसका मतलब है नियर, और जो निषद है उसका मतलब है सिट, मतलब कि गुरु के पास बैठ के जो आपको नॉलेज मिलती है वो उपनिषद में होती है। ठीक है, तो गुरु के पास जब डिसाइपल जो उनके भक्त होते थे या जो उनके स्टूडेंट्स होते थे जब वो बैठते थे तो दे यूज्ड टू एक्वायर नॉलेज अबाउट सोल, गॉड, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये सारी चीजों के बारे में जो डिसाइपल्स है उनको नॉलेज मिलती थी। एंड द बुक्स दैट कंटेन सच टाइप ऑफ नॉलेज आर कॉल्ड उपनिषद्स। ठीक है, और ये जो उपनिषद्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, और कुछ मेन उपनिषद्स के नाम है जैसे कि ईश, कैन, काथो, प्रशन, मंडूक्य, मुंडक, ऐत्रेय
एंड तैत्तिरीय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है। इसके बाद आते हैं सूत्रास। तो सूत्रास जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इट गिव्स अस डिस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक यज्ञ। तो जो यह वैदिक यज्ञ है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद है सेकंड गृह सूत्र, ये इट गिव्स रिचुअल्स रिलेटेड टू द फैमिली लाइफ। ठीक है। उसके बाद है धर्म सूत्र, ये इट टेल्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोशल, पॉलिटिकल एंड सिविल लॉज। ठीक है। तो ये थे सूत्रास। इसके बाद बात करते हैं वेदांगास की। तो वेदांग्स क्या है? तो जो ये वेदांग्स है दे हेल्प इन कॉम्प्रिहेंडिंग द वेदास। ठीक है। और ये इन दे आर 6 इन नंबर, जैसे कि शिक्षा हो गया, कल्पा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये कुछ वेदांग्स है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्मृतिज की। ठीक है। स्मृति क्या होती है? ये किसने कंपोज करी? इट इज कंपोज्ड बाय मनु, विष्णु, नारद एंड यज्ञ वलक्य, बृहस्पति एंड प्रशर। तो इन सब जो सेजेस हैं इन्होंने मिलकर स्मृति को कंपोज किया है। एंड दे थ्रो लाइट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। एंड कब से कब तक? फ्रॉम 2nd सेंचुरी एडी टू 7th सेंचुरी एडी। तो ये जो टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी, उसके बीच में लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ कैसी थी उसके बारे में ये जो स्मृतिज हैं ये हमें बताते हैं। तो अभी आप जब भी हिस्ट्री की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में हमें क्या चीजें, हमें लोगों के, उनके सामाजिक जीवन के, उनके राजनीतिक जीवन या उनका आर्थिक जीवन या उनका रिलीजियस धार्मिक जीवन कैसा था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन सारे टेक्स्ट से मिलती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रामायण की। तो रामायण के बारे में सबको मालूम है। ठीक है। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। और इसमें 24,000 वर्सेस हैं। और ये हमें लॉर्ड राम की कहानी बताती है। बड़े ही खूबसूरत शब्दों में लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको। और ये एक बैटल के बारे में, एक वॉर के बारे में बताती है, किसके बीच में हुई थी? जो कि राम और रावण के बीच में हुई थी। और वो एक आइडियल कैरेक्टर शो करते हैं लॉर्ड राम का, जो कि एक आइडियल रूलर है, सन है, हस्बैंड है, ब्रदर है, फ्रेंड है और फो है। ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें रामायण में पता लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। तो जो महाभारत है ये किसने लिखी थी? इट वॉज कंपोज्ड बाय सेज वेद व्यास। और ये हमें 18 डेज की जो लॉन्ग बैटल थी, किसके बीच में? कौरव और पांडवों के बीच में जो बैटल हुई थी, जो कि कुरुक्षेत्र में हुई थी। और ये जो पांडव थे ये पुरु डायनेस्टी के थे। ये उस बैटल के बारे में बताता है। ठीक है। जो पांडव थे ये अल्टीमेटली आप सबको पता है वो विनर थे। और अब जो पांडव और कौरव थे उनको बड़े सारे मतलब आगे फर्दर डायनेस्टीज हुए थे, उन्होंने हेल्प किया था। तो पांडव को किस किस ने हेल्प किया था इस बैटल में? ये थे पांचाल, काशी, कोसला, मगध, मत्स्य, छेदी और मथुरा। ठीक है। ये पांडवास के फेवर में लड़े थे। और इसके अलावा जो कौरव के फेवर में लड़े थे वो थे किंग ऑफ कंबोज, यवन, शाक, मद्र, कैके, सिंधु, प्रज्ञज्योतिष, छिन्ना, किरत, आंध्र, अवंती और एंड फ्यू रूलर्स ऑफ साउथ। तो साउथ इंडिया के भी कुछ रूलर्स थे जिन्होंने किसके फेवर में लड़ा था? कौरव के फेवर में। और इसके अलावा हमें आपको पता है कि लॉर्ड कृष्ण ने एक ग्रेट सर्मन ऑफ गीता दिया था अर्जुन को, जिसमें वो कर्म के बारे में बताते हैं, जो फिलॉसफी क्या थी कर्म की। ठीक है। उसके बारे में बताते हैं और इसको हम भगवत गीता में प्रोपाउंड किया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी रामायण और महाभारत के बारे में। ये दोनों जो है ये प्राइमरली हम इनको स्क्रिप्चर्स मानते हैं, बट ये हमें काफी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग दी पॉलिटी, prominent dynasty, government officials, code of war, weapons, religion and cultural tradition. इसके साथ साथ इकोनॉमिक लाइफ, प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो एपिक एज में ये सारी चीजें कैसी थी उसके बारे में बताते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, रामायण और महाभारत को अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनको मिथ्स माना जाता है। इस पे हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रू। तो हम इस पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। इनको सिर्फ स्टोरीज की तरह ही लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं पुराणास। तो जो पुराण है इसका मतलब है, जो ये वर्ड पुराण है इसका मतलब है ओल्ड, एंशिएंट और प्रिमिटिव। तो ये दे आर 18 इन नंबर्स। और बट अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भविष्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एंड भगवत पुराण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुराणास हैं।
इसमें से ये जो द फिफ्थ पार्ट ऑफ द पुराण इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो हर पुराण है ये आगे फर्दर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला है सर्ग, इसका मतलब है ये बताता है हमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। प्रतिसर्ग, ये रिक्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स आफ्टर डिल्यूज। वंश, द जिनोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। मनवंतर, एन अकाउंट ऑफ महायुगास। एंड वंशानुचरित, जो कि हमें बताता है हिस्ट्री ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। ठीक है, तो इसके अलावा जो पुराणास हैं इट थ्रोज लाइट ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म के बारे में, डिफरेंट लेजेंड्स रिगार्डिंग गॉड एंड गॉडेसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स। ठीक है, इसके अलावा ये हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग रॉयल डायनेस्टीज, जैसे कि उस समय पे कौन कौन सी थी, जैसे कि सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी, रॉयल डायनेस्टीज ऑफ मगध, पुरुष ऑफ हस्तिनापुर, इक्ष्वाकुज of Koshala, Nandas, Kushanas, the Mauryas, the Andhras, Shishunag dynasty and the Guptas। तो ये कुछ इन रॉयल डायनेस्टीज के बारे में भी बताता है। एंड जो पुरानाज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल लिटरेरी सोर्स है, और इसके साथ साथ ये हमें एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी देता है। कैसे, जैसे कि लोकेशन बताता है कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स की, इसके अलावा देयर डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, द रिवर्स एंड माउंटेन्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी ये हमें देता है। पर जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि पुरानास पे आपको टोटली बिलीव नहीं कर सकते, इसके काफी सारे शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे कि डेट्स और जिनियोलॉजीज जो है वो एक साथ मैच नहीं करती है, और कई सारी इवेंट्स को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बताया गया है। तो इसीलिए पुरानास पे टोटली रिलाई नहीं करना है, इसको कोरिलेट करना है अदर सोर्सेस के साथ, तभी आपको सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। नेक्स्ट वीक टॉक अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो अगर हम बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की बात करें तो इसमें से जो त्रिपिटकास हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। पिटक का मतलब होता है बास्केट, तो त्रिपिटकास का क्या मतलब हुआ, 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिस्ट नॉलेज। सो ये कौन कौन से हैं, पहला है इसमें से विनय पिटक। इट इज अ कमेंट्री अपॉन द लाइफ ऑफ मॉन्क्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट संघ। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें जो मॉन्क्स है उनकी लाइफ के बारे में बताता है, इसके अलावा जो बुद्धिस्ट संघ है ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में बताता है। उसके बाद सेकंड इज सूत पिटक। इट इज अ कमेंट्री अपॉन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। तो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल क्या क्या है उसके बारे में बताता है। और सब थर्ड है इसमें से अभिधम्ब पिटक। इट इज एन एनालिसिस ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। ठीक है, इसके बाद ये जो तीनों त्रिपिटकास है ये हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा जातकास है, ये दे आर 549 इन नंबर, और ये हमें बताते हैं अर्लियर बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा ये जो जातकास है ये हमें उस समय के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी बताते हैं ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी BC। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि दीपवंश और महावंश। ये लिखे गए थे सिलोन में पाली लैंग्वेज में ड्यूरिंग 4th एंड 7th सेंचुरी AD। और ये दोनों जो वर्क्स है इट्स थ्रोज लाइट ऑन द इंडो सिलोनीज रिलेशन। तो उन दोनों जो कंट्रीज है उनके बीच में रिलेशन कैसा था उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि जो बुद्धिज्म है उसका ग्रोथ कैसे हो रहा था श्रीलंका में। इसके बाद है ललित विस्तार, ये इट इज अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि दिव्यदान और मंजूश्री मूलकल्पा। ये दोनों जो स्क्रिप्चर्स हैं ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जो दिव्यदान है ये हमें अशोक और उसके सक्सेसर्स के बारे में बताता है, और जो मंजूश्री मूलकल्पा है ये हमें बताता है अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स फ्रॉम द मौर्यास टू किंग हर्षा। तो मौर्य के समय से किंग हर्ष के समय पे क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हो रही थी उसके बारे में ये हमें बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जैन लिटरेचर। तो कुछ इंपॉर्टेंट जैन स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि 12 अंगास, 12 उपअंग्स, 10 प्राकरण, 6 छेद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयुग सूत्र एंड मुल्ला सूत्र। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जैन वर्क है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व, जो कि लिखा है हेमचंद्र ने। इसके अलावा ये लिखा गया है 12th सेंचुरी AD में। इसके अलावा भद्र भाऊ चरित है, ये हमें चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ के बारे में बताता है। लिटरेरी सोर्सेज में नेक्स्ट आता है सेक्युलर लिटरेचर। तो जो एंशिएंट इंडियंस थे उन्होंने बड़ा सारा सेक्युलर लिटरेचर लिखा है, और इनके मेन सब्जेक्ट्स थे सेक्युलर लिटरेचर राइटिंग के ग्रामर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, इमेजिनेटिव एंड गॉसिप लिटरेचर।
और ये जो सारी चीजें हैं ये इट गिव्स एम्पल लाइट ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं वर्क्स ऑन ग्रामर। तो जो व्याकरण के बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें से पहला है पनिनीज अष्टाध्यायी। ये हमें इट गिव्स अस रेफरेंस टू सर्टेन किंग्स एंड रिपब्लिकन स्टेट्स। इसके बाद नेक्स्ट इज महाभाष्यास बाय पतंजलि इज अ कमेंट्री अपॉन संस्कृत ग्रामर, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द रेन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल लिटरेचर एंड बायोग्राफीज। तो जो बाणभट्ट है, जो ही वाज अ पोएट लॉरिएट ऑफ किंग हर्षवर्धन, इन्होंने लिखी है हर्ष चरित्र, जो कि हमें बताता है लाइफ और अचीवमेंट्स ऑफ किंग हर्षवर्धन। इसके बाद कलहन ने लिखी है राजतरंगिणी, और जो कि इट डिपिक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ 12th सेंचुरी एडी ऑफ कश्मीर। और जो आरसी मजुमदार है वो इस राजतरंगिणी की काफी तारीफ करते हैं, एंड ही says, and I quote, it is the only work in ancient Indian literature that may be regarded as an historical text in the true sense of the world। और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, क्रोनोलॉजिकल अकाउंट देता है एक्चुअली ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। और यही रीजन है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल अकाउंट मतलब क्रोनोलॉजी में हमें सीक्वेंस में चीजें बता रहा है, इसी वजह से आरसी मजुमदार इसकी इतनी तारीफ करते हैं। इसके अलावा बायोग्राफीज हैं जो काफी सारे स्कॉलर्स ने लिखी हैं, जैसे कि उनमें से कुछ हैं संध्याकार नंदीज रामचरित, नेक्स्ट इज चालुक्य रूलर विक्रमादित्याज विक्रमंक देवचरित, सोमेश्वर रसमला एंड कीर्ति कमुदी, राजशेखर्स प्रबंध कोश, वाकपतिज गौदवाहु, हेमचंद्राज कुमारपाल चरित, जयचंद्राज हमीर काव्य, जयंकाज पृथ्वी राजविजय, पद्मगुप्ताज नव शशांक चरित, बालालाज भोज प्रबंध, और चंद बरदाइज पृथ्वीराज रासो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज थी। इसके बाद है गर्गी संहिता, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दी मुस्लिम इन्वेजन। इसके बाद है चचनामा, इट थ्रोज लाइट ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ सिंध। उसके बाद है मुद्र राक्षस, जो कि लिखा है विशाखा दत्त ने, इट टेल्स अस अबाउट द फॉल ऑफ नंदास एंड द राइज ऑफ द मौर्यास। ये जो मैंने कुछ आपको टेक्स्ट बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एंशिएंट सोर्सेस की बात करें, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब ना सिर्फ आपको बीए के सिलेबस में, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्योर लिटरेचर। तो प्योर लिटरेचर में आते हैं पोएट्री, ड्रामा और रोमांटिक लिटरेचर। और जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, इट प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड। तो आप देखिए कि हिस्ट्री ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल वर्क्स ही मिलेंगे। तो ये जो लिटरेरी वर्क्स हैं या जो बायोग्राफीज हैं, इनको भी कंसल्ट करके, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि ये सब उस समय के सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताता है। तो उसके थ्रू भी हम हिस्ट्री राइटिंग कर सकते हैं। यही रीजन है कि इन लिटरेचर को मतलब इन टेक्स्ट को हमने एज अ सोर्स माना है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें से हम बात करते हैं मालविका गिनीमित्रम बाय कालिदास। ये हमें बताता है शुंगा डायनेस्टी के बारे में। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम, ये इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीरियड। ठीक है, उस समय पे क्या सोशल और रिलीजियस लाइफ थी। इसके बाद है जो किंग हर्षवर्धन है, वो खुद भी एक बहुत बड़े राइटर थे, और उन्होंने 3 प्ले लिखे हैं, जो कि जिसमें से हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और ये जो प्लेज है, इट थ्रोज लाइट ऑन द रॉयल कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द पीरियड। इसके बाद डांडीश, दश कुमार चरित्र एंड अवंती सुंदरी कथा। इसके बाद भाषाज सुपन वसवदता एंड प्रतिज्ञ योगंधरियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो जो आपको पता है अर्थशास्त्र बहुत ही इकोनॉमिक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, हम या पॉलिटिकल एंगल से देखें, तो हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और इट इज अ ग्रेट ट्रीटीज ऑफ ऑन डिप्लोमेसी। और अर्थशास्त्र हमें किन सब चीजों की इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, एस्पायोनेज सिस्टम, statesmanship, economic setup, weaponry, modes of warfare, social and economic life of the people, duties of state government,
appointments of ministers, developments of means of irrigation, government's effort to increase agricultural produce, various taxes levied by the king and the penal system. तो अब आप देखते हो कि उस समय मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करते हैं और स्पेसिफिकली अगर हम अर्थशास्त्र देखते हैं तो बहुत सारी, मतलब अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें या टैक्सेस की बात करें या लॉ की बात करें तो आपको हर फील्ड में काफी अच्छा डिटेल मिल जाएगी। तो इससे पता लगता है कि वो सोसाइटी जो थी वो काफी डेवलप्ड थी उस समय के अकॉर्डिंगली। अगला हम बात करते हैं संगम लिटरेचर का। तो संगम लिटरेचर क्या है? इट इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव सोर्स अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया के बारे में हमें बताती है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ये तमिल में लिखी गई है। और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है फ्रॉम 1st सेंचुरी एडी टू 4th सेंचुरी एडी। तो उस समय पे क्या होता था कि लिटरेरी असेंबलीज होती थी, किनकी? तमिल पोएट्स की। और ये लिटरेरी असेंबली कौन रखवाता था? ये साउथ इंडियन जो रूलर्स हुए हैं उनके पेट्रोनेज में ये असेंबली होती थी। एंड जो ये असेंबलीज थी दे वर कॉल्ड संगम असेंबलीज। और उस समय पे जो लिटरेचर कंपोज किया जाता था ड्यूरिंग दीज असेंबलीज उसको हम कहते हैं संगम लिटरेचर। So this literature tells us about the social, economic, religious and cultural life of the period. Literary sources की जो लास्ट कैटेगरी है that is accounts of foreign travelers. So ancient time में बड़े सारे ग्रीक, पर्शियन, चाइनीज, तिब्बतन एंड मुस्लिम ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया में आए थे। अब अलग अलग पर्पस था उनके आने का। जैसे कुछ का पर्पस था कि कल्चरल रिलीजियस लाइफ के बारे में जान सके इंडियंस के। इसके अलावा others they have visited as ambassadors or accompanied the foreign invaders। ठीक है, और जब ये लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे और इसके बाद जब ये अपनी कंट्रीज में वापस जाते हैं तो तब ये इंडिया के बारे में जो चीज रिकॉर्ड करते हैं उनके थ्रू हमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है उस समय की। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं पर्शियन और ग्रीक ट्रैवलर्स की। तो जो ये पर्शियन और ग्रीक ट्रैवलर्स हैं, स्पेशली हम पर्शियन ट्रैवलर्स की बात करें, ये 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है बिफोर अलेक्जेंडर, सेकंड इज दोज हु अकम्पनीड अलेक्जेंडर एंड थर्ड दोज हु केम ड्यूरिंग द पोस्ट अलेक्जेंडर पीरियड। तो वो पर्शियन ट्रैवलर्स जो अलेक्जेंडर से पहले आए थे, उनके साथ आए थे, जो उनके बाद आए थे। ठीक है, उनमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो पर्शियन रूलर्स थे उन्होंने स्काइलैक्स को भेजा था 501 बीसी में इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उस समय पे कहा जाता है कि जो इंडिया था वो काफी प्रॉस्परस था। इस वजह से उन्होंने भेजा था यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानने के लिए। उसके बाद हेरोडोटस, अ ग्रीक स्कॉलर, इन्होंने लिखा है हिस्ट्रीज सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 5th सेंचुरी बीसी। इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया। इसके बाद पर्शियन फिजिशियन स्टेसियस अकाउंट ऑफ इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि कई सारे अकाउंट को ट्रस्टवर्दी नहीं माना जाता है। इसके बाद द प्रोमिनेंट अमंग दोज हु अकम्पनीड अलेक्जेंडर वर नियरकस, एडमिरल, एरिस्टोबुलस एंड एन ओल्ड सेलर, बट देयर अकाउंट्स आर नॉट अवेलेबल। तो कुछ जो अलेक्जेंडर के साथ आए थे उनके अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है, पर उनके अकाउंट्स को कंसिडर करके कुछ ग्रीक और पर्शियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन अपनी बुक में लिखी है, मतलब उनके इंफॉर्मेशन को लेके कंपाइल किया है अपनी किताबों को। एंड द अकाउंट्स ऑफ कोर्टियस, डियोड्रस, स्ट्राबो, एडियन, प्लूटार्क एंड पटोलेमी, they throw a lot of light on the pre-Alexander and post-Alexander period in India। तो ये कुछ ग्रीक और पर्शियन स्कॉलर्स हैं जो प्री अलेक्जेंडर और पोस्ट अलेक्जेंडर पीरियड जो इंडिया का था उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक टर्म यूज किया है सेंड्रोकोटस। ये किसके लिए यूज किया है? फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था सेल्यूकस को जो कि सक्सेसर था अलेक्जेंडर का। ठीक है, और लेटर ऑन जो चंद्रगुप्त मौर्य है और सेल्यूकस है उनके बीच में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हुई थी। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को as his ambassador he sent to the court of चंद्रगुप्त मौर्य। और जो ये मेगास्थनीज है इन्होंने ये 5 साल रहे थे पाटलिपुत्र में और इन्होंने लिखी है इंडिका। ठीक है, इसमें काफी इंफॉर्मेशन इस किताब में हमें मिलती है अबाउट द किंग, हिज कैपिटल पाटलिपुत्र, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटेम्पररी सोशल सेटअप। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिका इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट, क्योंकि क्या होता है ना कि
जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कई बार मिसिंग हो जाता है, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो नहीं अवेलेबल होता। तो वही हम कह सकते हैं बदकिस्मती है कि वो अब अवेलेबल नहीं है। बट several extracts of this book have been incorporated by Arian, Strabo and Justin in their works। तो ये बड़े सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने उनकी कुछ एक्सट्रैक्ट्स को लेके अपनी वर्क को कंपाइल किया है। और जो मेगास्थनीज अकाउंट है, इट इज नॉट कंसिडर्ड ट्रस्टवर्दी बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन हेयर से। तो कई स्कॉलर्स जो है वो ऐसा मानते हैं कि ये अकाउंट इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है कि वो लोगों की कहीं सुनी बातों को लिखते हैं इसीलिए। बट अगर हम देखें तो इंडिका जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स है मौर्यास के बारे में, जो हमें बताता है। इसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द अर्द्रियन सी। It is written by an unknown Greek scholars around 80 AD, which contains information about the Indian Ocean and sea routes and the external trade. इसके बाद नेक्स्ट आता है चाइनीज ट्रैवलर्स। तो चाइनीज ट्रैवलर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट है फाहियान, विनसोंग और इत्सिंग्स। ठीक है, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे और बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स भी हम इनको कह सकते हैं। इनका मेन एम क्या था? टू गेन नॉलेज रिगार्डिंग बुद्धिज्म एंड कैरी बुद्धिस्ट लिटरेचर टू चाइना। तो ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म के बारे में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और उसको वापस से चाइना में ले जा सके। तो जो इनका जो अकाउंट है या इनकी जो बुक्स हैं, ये हमें बुद्धिज्म के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देती हैं। इसके साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फाहियान की। इन्होंने इंडिया को विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य एंड ही स्टेड इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स। बट इन्होंने कहीं पे भी चंद्रगुप्त टू के बारे में मतलब किसी भी अपनी बुक में, किसी भी टेक्स्ट में एक बार भी मेंशन नहीं किया है चंद्रगुप्त टू के बारे में। एंड ही मेक्स अ रेफरेंस टू 2 बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एट पाटलिपुत्र। इसके अलावा अशोक का जो पैलेस है उसके बारे में ये बताते हैं। बेनिवलेंट गवर्नमेंट एंड सेफ ट्रैवलिंग, किस तरीके की ट्रैवलिंग थी, वो सेफ थी, गवर्नमेंट कितनी जेनरस थी। इसके अलावा ये लिखते हैं कि जो इंडियंस थे, दे वर प्रॉस्परस एंड वेजिटेरियन एंड देयर वाज अ म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट। उसके बाद अगले आते हैं विंसान। ये सेकंड चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे। ये आए थे किसके टाइम पे? किंग हर्ष के टाइम पे। और ये 16 ईयर्स तक भारत में रहे। और इनकी जो वर्क है उसका नाम है सुयुकी, जिसको कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये बताते हैं अबाउट हर्ष। ही सेज दैट हर्ष वाज अ बेनिवोलेंट रूलर एंड वाज अ फॉलोवर ऑफ महायान बुद्धिज्म। आपको पता है कि बुद्धिज्म आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो इसमें से ये बताते हैं कि जो हर्ष थे वो महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इसके बाद ये डिटेल अकाउंट देते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेस, पनिशमेंट्स, अनसेफ रोड्स, सीवर पनिशमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द असेंबलीज ऑफ कन्नौज एंड प्रयाग। इसके अलावा ये ही गिव्स अस फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्वेलिंग प्लेसेस, मोनास्ट्रीज, फूड एंड ड्रिंक्स, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, कास्ट सिस्टम एंड सोशल कस्टम्स, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड द रैपिड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो आप देख रहे हैं कि ठीक है, ये बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे या हम कह सकते हैं पिलग्रिम्स थे, पर ना सिर्फ ये अपने रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, बट उस समय की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी या लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, उन सारी चीजों के बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद जो अगले बुद्धिस्ट ट्रैवलर जिन्होंने इंडिया विजिट किया था वो थे इत्सिंग। ये आए थे 7th सेंचुरी एडी में एंड ही स्टेड फॉर लॉन्ग एट द नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज। एंड ये उस समय की सोशल लाइफ के बारे में लिखते हैं। और इसके अलावा कुछ और चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया आए थे वो थे संगयून एंड ह्यूली। इसके बाद हम अगले बात करते हैं तिब्बतन ट्रैवलर्स की। तो जो तिब्बतन ट्रैवलर्स हैं उसमें से इम्पोर्टेंट है तारानाथ लामा, जो कि एक फेमस तिब्बतन ट्रैवलर थे। इनका वर्क है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है बुद्धिज्म के बारे में। और इनके कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क है जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तंगयूर एंड कंगयूर। उसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम ट्रैवलर्स की। तो जो मुस्लिम ट्रैवलर्स हैं ये 8th सेंचुरी एडी से लेकर 11th सेंचुरी एडी के टाइम पे इन्होंने इंडिया में आना शुरू किया था। ये अरब थे और टर्क इन्वेडर्स थे। तो अगर जो अरब्स थे उन्होंने काफ़ी लिखना शुरू किया इंडिया के बारे में।
जिसमें से सुलेमान है, ही केम टू इंडिया इन द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी एडी, और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द पालास एंड द गुर्जरा प्रतिहारा रूलर्स। तो इनके बारे में बताते हैं। इसके बाद है अल मसूदी, ये इन्होंने इंडिया को विजिट किया था 10th सेंचुरी एडी में, और ये इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द राष्ट्रकूट रूलर्स। इसके बाद आते हैं अबू जैयद, तो इनके जो अकाउंट है, इट टेल्स अस अबाउट इंडिया ट्रेड लिंक्स विद ईस्टर्न कंट्रीज। और इन सब में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम ट्रैवलर की बात करें तो वो है अल बेरूनी, ठीक है, जिन्होंने जो इंडिया आए थे किसके साथ, महमूद गजनी के साथ, और इनको अरेबिक और संस्कृत दोनों बहुत अच्छे से आती थी, और इनकी किताब का नाम है तहकीके हिंद, जो कि इंफॉर्मेशन देता है हमें अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। और इनकी जो बुक है वो हमें और इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द ज्योग्राफी, फिलोसफी एंड एस्ट्रोलॉजी ऑफ हिज टाइम्स। बट इनके बड़े सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इनकी अकाउंट को इतना ट्रस्टवर्दी नहीं मानते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो इन्होंने किताब लिखी है वो लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, हेयरसे पे लिखी है, ना कि अपनी पर्सनल नॉलेज पे। पर फिर भी हम जो भी लोग कहें, पर फिर भी ये बहुत एक, अल बेरूनी का जो अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो। इसके बाद आते हैं लास्ट मार्को पोलो, जो कि इटली के थे, और इन्होंने इंडिया को विजिट किया था ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी एडी, एंड हिज इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ इंडिया इज ऑल्सो प्रेजवर्दी। तो ये साउथ इंडिया के बारे में हमें बताते हैं। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द मेजर सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इस वीडियो में मैंने सिर्फ लिटरेरी सोर्सेस को कवर किया है। इसकी अगली वीडियो में मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करूंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सोर्सेस के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।